खबर देहरादून से है, जहां नवरात्र के पावन अवसर पर देहरादून से एक बेहद ही प्रेरणादायक खबर सामने आई है, जहां जिला प्रशासन ने जरूरतमंद बालिकाओं की शिक्षा को नई जिंदगी दी है। दरअसल ऋषि पटना सभागार कलेक्ट्रेट में आयोजित नंदा सुनंदा प्रोजेक्ट के 14वें संस्करण में जिलाधिकारी सविन बंसल ने 10 बालिकाओं की शिक्षा को पुनर्जीवित करते हुए करीब 2,03,000 रुपए के चेक वितरित किए हैं, जिससे अब बालिकाएं आगे बढ़ सकेंगी। To thank CM sir and DM sir for paying my fees because we had financial conditions. My father is not alive, and I would like to thank everyone who helped me to pay my fees. मेरे पापा हमारे साथ नहीं रहते हैं और मेरी मम्मी बाहर काम करती है, तो इसलिए मेरी मम्मी हमारी फीस नहीं दे पा रही क्योंकि मेरी मम्मी हार्ट पेशेंट है। तो डीएम सर और सीएम सर का थैंक यू। और मेरे घर की कंडीशन ठीक नहीं है, फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है, जिस कारण मेरी मम्मी की जो मदद है वो फीस नहीं भर पा रही है काफ़ी टाइम से, मतलब 1 साल हो गया है। तो अब नंदा सुनंदा के थैंक यू सर, डीएम सर, सीएम सर, उन्होंने हमारी काफ़ी मदद करी। मेरी मम्मी की डेथ हो गई थी क्योंकि उनकी किडनी में इन्फेक्शन था, इसलिए डीएम सर ने हमारा बहुत ज़्यादा, मेरी फीस हो रही थी, रुक रही थी, मेरे पापा भर नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने मेरी फीस भरी और उनका बहुत बहुत थैंक यू। देखिए, हमारा जो प्रोजेक्ट नंदा सुनंदा है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का संकल्प था कि अगर कोई पॉलिसी गैप्स रह जाते हैं तो डिस्ट्रिक्ट्स में वेज एंड मीन्स हमारे ऐसे नए इजाद होने चाहिए जिससे हम उनको फिल इन कर पाएँ। तो इसी तरह से ये एक ऐसा फिनोमिना था कि कुछ हमारी जैसे लड़कियां पढ़ रही हैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में अपनी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं, और मीनवाइल उनका फैमिली में कोई ऐसी ट्रेजेडी हो गई, ईदर ऑफ द पेरेंट्स में किसी की डेथ हो गई, अर्निंग मेंबर नहीं रहे, या ऐसी इकोनॉमिक हार्डशिप्स हो गई, कोई इतने गंभीर बीमार हो गए पेरेंट्स कि वो आगे अपनी पढ़ाई रिज्यूम नहीं कर पा रही और उसको ड्रॉप आउट लेना पड़ रहा है। सो उनकी पढ़ाई की निरंतरता रहे, कंटिन्यूटी बरकरार रहे, उसके लिए ये प्रोजेक्ट कंसीव किया गया था। और इसका जो स्पिरिट थी वो ये थी कि जो हमारी नंदा सुनंदा देवियां हैं वो ये ऐसी बालिकाएं हैं कि जिनको अगर हम सशक्त कर दें तो हमारी जो स्तुति है उसको एक सम्मान मिलता है। अब खबर उत्तराखंड के मसूरी से है, जहां पर मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के चुनाव 27 मार्च को होने तय किए गए हैं। आपको बता दें कि जिसके तहत नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसी क्रम में अध्यक्ष पद के दावेदार सुनील सोनकर ने अपने पूरे पैनल के साथ नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उनके समर्थक बड़ी संख्या में नाचते गाते चुनाव कार्यालय पहुंचे और जोरदार नारेबाजी करते हुए उनके समर्थन में माहौल बनाया गया। नामांकन के साथ ही व्यापार संघ चुनाव का माहौल गरमा गया और आने वाले दिनों में चुनावी गतिविधियां और भी तेज होने की संभावना है। नामांकन के बाद मीडिया से बातचीत में सुनील सोनकर ने व्यापारियों की समस्याओं को प्रमुख मुद्दा बताया। उन्होंने कहा कि कमर्शियल गैस सिलेंडर की भारी किल्लत से छोटे और मध्यम वर्ग के व्यापारी परेशान हैं, लेकिन वर्तमान व्यापार मंडल ने इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा नेतृत्व व्यापारियों के मुद्दों से भटक गया है। सोनकर ने आश्वासन दिया है कि जीत मिलने पर उनकी टीम व्यापारियों की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान करेगी। तो कमर्शियल गैस सिलेंडर की किल्लत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। चुनावी सरगर्मियां इस दौरान तेज है, मुकाबला दिलचस्प होने के आसार जताए जा रहे हैं। मसूरी ट्रेडर्स एसोसिएशन का जो चुनाव है 27 मार्च को होगा। अध्यक्ष पद के दावेदार सुनील सोनकर ने अभी नामांकन भरा है और इस दौरान उन्होंने भरोसा व्यापारियों को जताया है कि वो अगर चुनाव जीतते हैं तो प्राथमिकता से उनकी समस्याओं को दिखाएंगे, उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। उनका कहना है कि वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो जो समस्याएं व्यापारियों की उस पर ध्यान ना देकर दूसरे मुद्दों पर ध्यान दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अगर वे ये चुनाव जीतते हैं तो व्यापारियों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाएंगे और उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। तो 27 मार्च को चुनाव होना है। अभी उन्होंने नामांकन किया है, नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। नामांकन के दौरान जो उनके लोग हैं उन्होंने उनका जोरदार स्वागत किया और सभी ने उनकी जीत की
ट्रेडर्स की बात सही प्लेटफॉर्म पे नहीं पहुंच पा रही है और यही कारण रहा कि आज मुझे मैदान पर उतरना पड़ा। मसूरी की जनता का अपार समर्थन मुझे मिल रहा है, व्यापारी का अपार समर्थन मुझे मिल रहा है। और जो समस्या वर्तमान में अगर गैस की बात करी जाए तो आज सिलेंडर नहीं मिल पा रहे हैं। कमर्शियल सिलेंडर के आप हालत देख रहे हैं। हमारे जो छोटे छोटे व्यापारी हैं उनका रोजगार बंद हो रहा है, परंतु किसी प्लेटफॉर्म पे वो बात नहीं उठ पा रही है। अगर बात करी जाए छोटी छोटी चीजों को लेकर, देखे व्यापारी वैसे अपने आप में सक्षम है, सब कर लेता है। संगठन का मतलब होता है कि सारे व्यापारियों को एक साथ होकर उनकी मुद्दों को एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर उठाना है। आज बेली ब्रिज का हाल देख लीजिए। हमारा मसूरी पर्यटन पर निर्भर है और ऐसे में अगर बेली ब्रिज का वैकल्पिक एक और बेली ब्रिज नहीं बनाया जाता तो आने वाला पर्यटक इससे प्रभावित होगा, हमारा व्यापार प्रभावित होगा। और इन सारे मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार जनता बदलाव की दिशा में काम कर रही है और इस बार जरूर बदलाव होगा। मेरा पूरा पैनल और हर वर्ग के लोगों को हमने इस पैनल में जोड़ा है, क्योंकि मसूरी सभी फूलों के गुलदस्ते से एक बड़ा गुलदस्ता बनता है। और ट्रेडर्स की चंपावत से है, जहां जिले के दूरस्थ गांव रोकुवर से प्रशासन की संवेदनशीलता का अनोखा उदाहरण देखने को मिला है, जब जिलाधिकारी मनीष कुमार खुद करीब 3 किलोमीटर दुर्गम जंगल का रास्ता पैदल तय कर ग्रामीणों के बीच पहुंचे। ग्राम पंचायत भंडार भोरा स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में आयोजित चौपाल में डीएम ने न सिर्फ ग्रामीणों की समस्याएं सुनी बल्कि मौके पर ही उनके समाधान के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश भी दिए। रास्ते में उन्होंने ग्रामीण त्रिलोक सिंह कुंवर के घर रुककर आजीविका और खेती बाड़ी की जानकारी ली और संबंधित अधिकारियों को पीएम किसान योजना व आयुष्मान कार्ड जल्द बनवाने के निर्देश भी दिए। तो पीएम किसान योजना व आयुष्मान कार्ड बनवाने के इस दौरान उन्होंने निर्देश भी दिए हैं। दुर्गम जंगल पार कर खुद पहुंचे हैं डीएम, ये अपने आप में उनकी बड़ी संवेदनशीलता नजर आ रही है। लगभग 3 किलोमीटर का सफर तय करके वे जंगल के रास्ते पहुंचे और लोगों से मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याओं को भी सुना और साथ में कहा कि उनकी जो भी समस्या है उनका समय पर समाधान किया जाएगा। चंपावत जिले के लोहाघाट क्षेत्र के पार्टी विकासखंड की ग्राम पंचायत पीपल ढींग में जल जीवन मिशन को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में जहां एक और नल सूखे पड़े हैं और पानी की टंकियां खाली हैं, वहीं दूसरी ओर विभाग द्वारा भारी भरकम बिल थमाए जा रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि लोग अब खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। ग्रामीणों के मुताबिक पहले गांव में सार्वजनिक स्टैंड पोस्ट की सुविधा थी, जिसे बंद कर दिया गया है और लोगों पर जबरन व्यक्तिगत कनेक्शन लेने के दबाव बनाए जा रहे हैं। इसके बाद भी लोगों से दोहरा बिल वसूला जा रहा है। बताया जा रहा है कि पहले 258 रुपए का बिल जमा करने के बावजूद अब अचानक 1720 रुपए के बिल भेज दिए हैं, जिससे ग्रामीणों में नाराजगी बढ़ गई है। लोगों का कहना है कि पहले से जमा राशि को समायोजित किए बिना नया भारी बिल थोपना गलत है। अरे हमारे यहाँ गजब बिल आ रहा ने किला की 1720 रुपए आ रहा किला की हम सब गरीब आदमी बस नहन हमर ज्ञान पानी बिल ना भरे और किला की जो हमर अगला नल से और उनको शुरू कीजिए और वो बात हम उतने बिल भर सकन और कृपया हम हाथ जोड़ो। ग्राम पीपल ढींग में गरीब जनता काफी बेरोजगार है, कोई बिल नहीं भर पाएंगे हम लोग। और अगर बिल भरना होगा तो हम अपने हाथ से पाइप देके अपने जो पैसे इकट्ठे करेंगे हम वहाँ से बिल लेके हम पानी लेके हम खुद ले आएंगे। हमको ये पैप नहीं चाहिए हमारे। आपका कितना बिल आ रखा है? 1720 रुपए का। जल जीवन मिशन में क्या क्या काम हुआ गांव में? कुछ भी नहीं हुआ, कोई काम, एक टोटी भी नहीं लगी। पाइप काट के नया पाइप पुराने पाइप। माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर धामी जी, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि हमारे जो 1720 रुपए का बिल आया है, हमें पहले का ही जो पुराना बिल आता था 200 कुछ रुपए का साल में, वही हमें चाहिए। लेकिन ये पर्सनल कनेक्शन हमें नहीं चाहिए, इसमें हमें इतना बिल नहीं दे पाते हैं। हम बेरोजगार आदमी हैं, हमारे गांव में अधिकतर लोग बेरोजगार हैं, उनके पास रोजगार नहीं है। और ये 80 बस्ती है, यहाँ 80 बस्ती के लोग बेरोजगार हैं, इनके पास कोई नौकरी पेशा नहीं है, कोई ना कोई रोजगार है और इतना बिल कोई भी गांव वाला नहीं भर पाएगा। हमारी समस्या ये थी, गांव वालों ने पहले भी कहा जी इसमें आप लोग जो है कि पहले नया नल लाइए, पानी का बिल देने के लिए तैयार हैं और इतना बिल नहीं भर पाएंगे। गरीब जनता है पीपल ढींग की और इनने जो है पुरानी लाइन से जोड़ा है, घर घर में पानी डाल रखा है।
ये है सारी समस्या। और यहाँ और आपकी क्या मांग है अब हम कह रहे हैं कि हमारी जो पुरानी पोस्ट हैं उनको खोल दिया जाए और बिल वही भरेंगे और जो पहले प्रथा था चली हुई आई प्रथा। आपका कितना बिल आ रखा है अभी? मेरा 1720 रुपया। आप इस बिल को, पेयजल विभाग ने 1720 रुपये का बिल दे रखा है। इसमें अंतिम तिथि जो जमा करने की दे रखी है 26 तारीख महीना 3 सन 2026 की दे रखी है। इसमें बिल आ रखा है 1720 रुपये। यहाँ की गरीब जनता है, गरीब लोग है, वो कहाँ से इस बिल को जमा करेंगे? और इससे पहले आप देखिए, हमने मार्च तक का पूरा बिल जमा कर रखा है। आप इसमें देखेंगे 258 रुपये का हमने बिल पहले ही जमा कर रखा है। विभाग को ये नहीं पता है कि हमने बिल कितने बार भेज दिए हैं। अब वो हमसे बोल रहे हैं कि हमने स्टैंड पोस्ट के नाम पर एक बिल भेज रखा है। इसमें लिखा है कि स्टैंड पोस्ट के नाम पर हमने 258 रुपये का बिल भेजा। आप देखिए स्टैंड पोस्ट की स्थिति है, स्टैंड पोस्ट सारे बंद पड़े हुए हैं। स्टैंड पोस्ट के नाम पर उन्होंने मार्च तक का जो बिल ले लिया है और अब जल जीवन मिशन के नाम पर दोहरा वसूली हो रही है। अब देखिए 1720 रुपये का 2000 रुपये का जो बिल ये लोग दे रहे हैं, इससे गरीब जनता की जेब में बहुत भार पड़ रहा है और उनकी घरेलू अर्थव्यवस्था बिगड़ रही है। हमारी यही मांग है जल संस्थान से कि इस 1720 रुपये के बिल को माफ किया जाए, वरना आप ये जो दोहरा वसूली कर रहे हैं इसके लिए तैयार है। हम अपने घर के नलों को फेंकने के लिए तैयार है। आप उनको उखाड़ कर ले जाए और जो ये स्टैंड पोस्ट है इनको आप खोलें। अब खबर हल्द्वानी से है, जहां उत्तराखंड सरकार के 4 साल पूरे होने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जमकर सराहना करते हुए कहा कि सरकार विकास और पारदर्शिता के साथ काम कर रही है और घोटालेबाजों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने सैनिकों और पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए धामी सरकार के प्रयासों की भी प्रशंसा की और कहा कि मुख्यमंत्री लगातार जनहित में काम कर रहे हैं। तो 4 साल पूरे होने पर हल्द्वानी में कार्यक्रम आयोजित किया गया था और इस कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल हुए थे। इस दौरान उन्होंने जमकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तारीफ की और उन्होंने उनके द्वारा किए गए कार्यकाल की भी सराहना की। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी सरकार के द्वारा जो भी सैनिक और पूर्व सैनिकों के लिए काम किए जा रहे हैं वो बेहद ही अच्छे कार्य किए जा रहे हैं, उसकी भी उन्होंने सराहना की है। तो 4 साल पूरे होने पर हल्द्वानी में कार्यक्रम आयोजित किया गया था, 4 साल बेमिसाल। और इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे थे, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्य की सराहना की। 2002 से 2007 के बीच 50 से अधिक स्कैम्स के मामले सामने आए, लेकिन बहनों भाइयों तब उस समय कांग्रेस की सरकार थी, घोटाले होते थे, घोटालों पर पर्दे डाल दिए जाते थे। लेकिन आज मैं कह सकता हूं बहनों भाइयों, यदि कोई मां का लाल यदि घोटाला करने की जरूरत करेगा तो उसका घर बाहर नहीं होगा, बल्कि उसका स्थान उत्तराखंड की जेल में होगा। मेरे बहनों भाइयों, यह भी उत्तराखंड की सरकार इसके लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। 200 से अधिक भ्रष्टाचारियों को सलाखों के पीछे पहुंचाकर उत्तराखंड की सरकार ने यह स्पष्ट संदेश दे दिया है, कानून से ऊपर कोई नहीं है, चाहे वह कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो। मैं उत्तराखंड सरकार के इस निर्णय की भूरि प्रशंसा करता हूं और इस कानून के लागू होने के बाद पारदर्शिता आई है। और आपने देखा होगा परीक्षा में पारदर्शिता के कारण अब परीक्षाएं ठीक तरीके से संपन्न हो रही हैं। यह भी बहुत बड़ा काम किया है। ऐसे देखा जाए बहुत सारे काम हमारी सरकार ने। मैं आज इस मंच के माध्यम से यह भी उनसे पूछना चाहता हूं कि जब घुसपैठियों को यहां बसाया गया था तब आप लोग कहां थे? जब युवाओं को भविष्य नकल माफिया बर्बाद कर रहे थे तब आप कहां थे? जब देवभूमि की पहचान बदली जा रही थी तब आप चुप क्यों थे? भाइयों बहनों, कांग्रेस के लोग मेरे इन सवालों का जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि उन्हें लैंड जिहाद करने वाले अच्छे लगते हैं। उन्हें दंगा करने वालों में अपना वोट बैंक दिखाई देता है, उन्हें इस प्रकार के शब्द अच्छे लगते हैं। ये लोग तब भी हमारा विरोध करते हैं जब हम राज्य में पहली बार राज्यवासियों की भावनाओं के अनुरूप सख्त भू कानून लागू करते हैं। ये लोग तब भी हमारा विरोध करते हैं जब हम मदरसा बोर्ड समाप्त करके सभी मदरसों को सरकारी बोर्ड के अधीन लाने का प्रयास करते हैं। आखिर ये लोग क्यों उत्तराखंड का विकास नहीं चाहते? ये प्रश्न केवल मेरा नहीं है, ये प्रश्न हमारे समूचे उत्तराखंड वासियों का है। आखिर क्यों ये लोग संतुष्टिकरण की जगह तुष्टिकरण की नीति बनाए रखना चाहते हैं?
अब खबर देहरादून से है, जहां धामी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 4 साल पूरे होने पर 23 मार्च को होने जा रहे प्रदेश भर में भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। जिला स्तर से लेकर तहसील स्तर तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। वहीं देहरादून में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। जिला अधिकारी देहरादून सबिन बंसल ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार के 4 साल के कार्यकाल में किए गए विकास कार्यों और जनहित योजनाओं की प्रदर्शनी लगाई जाएगी, जिनका लाभ आमजन तक पहुंचना है। इसके साथ ही महिला समूह के सशक्तिकरण और उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित भी किया जाएगा। सरकार द्वारा रोजगार सृजन और जन कल्याणकारी योजनाओं को भी इस दौरान प्रमुखता के साथ प्रस्तुत किया जाएगा। तो देहरादून में राज्य स्तरीय कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। सरकार के 4 साल पूरे होने पर एक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस दौरान कई प्रदर्शनी लगाई जाएंगी, जिसमें सरकार के द्वारा किए गए कार्यकाल को दिखाया जाएगा और इसी के साथ इस कार्यकाल में जिन जिन लोगों ने अच्छा काम किया है, उत्कृष्ट कार्य किया है, उन्हें सम्मानित भी किया जाएगा। जिला से तहसील तक ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें कई लोगों को सम्मानित भी किया जाएगा। साथ ही साथ लोगों को सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी भी दी जाएगी। तो हमारा 23 मार्च को जो राज्य स्तरीय कार्यक्रम है वो देहरादून में आयोजित होना है और उसकी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। उसका उद्देश्य ये है कि इन 4 साल में राज्य सरकार द्वारा समाज के सभी वर्गों को अलग अलग डोमेन्स में, अलग अलग फील्ड्स में नई नई योजनाओं से लाभान्वित किया गया है। जो हमारे अंतिम चरण के बुजुर्ग, महिला, बच्चे, उनके लिए नए नए स्कीम्स, आइडियाज से ये कोशिश की गई है कि उनकी जीवन में कुछ मीनिंगफुल चेंज आए और उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में इजाफा आए। सो ऐसे हमारे महिलाओं से, हमारे बच्चों से, हमारे किसानों से, जो हमारी स्वयं सहायता समूह हैं या फिर हमारे बुनकर हैं, आर्टिसंस हैं, उन सबके साथ संवाद। अब खबर गदरपुर से है, जहां पर एक बड़ी राजनीतिक प्रतिक्रिया सामने आई है। विधायक अरविंद पांडे ने मंत्री पद को लेकर चल रही चर्चाओं पर स्पष्ट किया कि वह कभी भी मंत्री पद की दौड़ में शामिल नहीं थे। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि पार्टी नेतृत्व द्वारा जिन 5 नेताओं को मंत्री पद की जिम्मेदारी दी गई है, वे सभी योग्य और अनुभवी हैं। उन्होंने ये भी कहा कि संगठन जो भी निर्णय लेता है वह पूरी तरह से सोच समझकर लिया जाता है। वे पार्टी के फैसले का सम्मान करते हैं। अरविंद पांडे ने दोहराया कि मैं कभी भी मंत्री पद की दौड़ में नहीं था। जिन 5 लोगों को मंत्री बनाया गया है वे सभी योग्य और पार्टी ने सही निर्णय लिया है। तो गदरपुर से विधायक अरविंद पांडे का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने साफ साफ कहा कि वह कभी भी मंत्री पद की रेस में थे ही नहीं और उन्हें पार्टी द्वारा जो भी फैसला लिया गया है, पार्टी द्वारा जिन 5 लोगों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है, वे पार्टी के फैसले का सम्मान करते हैं। तो अरविंद पांडे के इस बयान के बाद से उत्तराखंड की राजनीति जो है गरमाती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि विपक्ष आरोप लगा रहा था, मतलब तंज कस रहा था कि अरविंद पांडे को मंत्री नहीं बनाया गया है, कुछ आपसी कलह होगी या नाराजगी होगी, लेकिन अरविंद पांडे ने अब साफ कर दिया है कि ऐसी कोई बात नहीं है और वो पार्टी के फैसले से खुश हैं, क्योंकि वह कभी भी मंत्री पद की रेस में थे ही नहीं। ये लोग सब भारतीय जनता में पार्टी में शामिल हुए और पार्टी में शामिल होने के बाद कमल के फूल पे ये लोग चुनाव जीते हैं। तो ये कांग्रेसी नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, हमारे परिवार के सदस्य हैं। इसलिए कांग्रेस का उनको व्यक्ति कहना गलत है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता देश को समझता है, मोदी जी को समझता है, अपनी पार्टी की रीति नीति को समझता है। हम व्यक्तिवादी परंपराओं में विश्वास नहीं रखते और इसलिए हमारे कार्यकर्ता इतने छोटे मन का कोई नहीं हो सकता कि हम बने तो खुश हैं, हम नहीं बने तो मायूस हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है और ऐसा कुछ है तो निजी भावनाएं होती हैं। मैं उन कार्यकर्ताओं का भी धन्यवाद देता हूं, लेकिन किसी को मायूस होने की आवश्यकता नहीं है। सरकार भारतीय जनता पार्टी की है।
जनपद चंपावत में गैस आपूर्ति व्यवस्था को सुचारू और सुलभ बनाने के लिए जिलाधिकारी मनीष कुमार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। उन्होंने चंपावत स्थित गैस एजेंसी और छतार डिलीवरी पॉइंट का स्थलीय निरीक्षण कर उपभोक्ताओं से सीधे संवाद किया और उनकी समस्याएं सुनी। इस दौरान उन्होंने गैस वितरण को पारदर्शी, समयबद्ध और जन सुलभ बनाने के निर्देश देते हुए वार्ड वार वितरण रोस्टर लागू करने को कहा ताकि भीड़ कम हो और लोगों को नजदीकी केंद्र पर समय से गैस मिल सके। साथ ही ऑनलाइन पंजीकरण में दिक्कत झेल रहे उपभोक्ताओं का पंजीकरण एजेंसी के माध्यम से कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि केवल पंजीकृत उपभोक्ताओं को ही गैस दी जाएगी और सभी को निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होगा ताकि जिले में किसी भी नागरिक को असुविधा ना हो। कॉरपोरेशन लिमिटेड के प्रतिनिधि हर्षित पंत, जिला पूर्ति अधिकारी प्रियंका भट्ट सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। तो गैस वितरण व्यवस्थाओं को लेकर साफ उन्होंने निर्देश दे दिए हैं कि वार्ड वार रोस्टर जारी किया जाए। पंजीकरण में दिक्कत पर एजेंसी जो है मदद करेगी। बिना पंजीकरण गैस नहीं दिया जाए, नियम पालन करने की उन्होंने लोगों से अपील की है। तो चंपावत में गैस आपूर्ति सुधारने का जो है काम चल रहा है डीएम के द्वारा और उन्होंने कहा है कि कोई भी जो है बिना पंजीकृत किए हुए गैस नहीं दी जाएगी। पंजीकृत में अगर दिक्कत आ रही है तो उस पर भी प्रशासन जांच करे। उनका प्रतिशत होता था, उससे जो अभी वर्तमान में खपत है उसको देखते हुए हमारे डोमेस्टिक सप्लाई को पहले पूर्ति करते हुए उसमें प्रतिशत निर्धारित किया गया है। जैसे मैं रेस्टोरेंट और आपके होटल ढाबास की बात करूँ तो उसमें 60% जो पहले हमारे पास लगभग पर डे 1700 और 1800 कमर्शियल सिलेंडर था की आपूर्ति की मांग रहती है, वो प्रत्येक जनपद को 8 to 9% उसकी मांग की आपूर्ति की जाएगी। इसको ग्रेजुअली फिर आगे भारत सरकार के द्वारा इसको बढ़ाया जाना चाहिए। तो कमर्शियल जो सिलेंडर्स हैं उनकी आपूर्ति के लिए भी दिल्ली में हुई बैठक के बाद कांग्रेस और भाजपा के बीच जुबानी जंग अब तेज हो गई है। हाल ही में कुमारी शैलजा द्वारा दिल्ली में प्रदेश कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक आयोजित की गई थी जिसमें आगामी चुनाव और कार्यकारिणी गठन सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। हालांकि कई दिन बीतने के बाद भी नई कार्यकारिणी का गठन नहीं होने पर भाजपा ने सवाल उठाए। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने आरोप लगाया कि बैठक में कांग्रेस की अंतर्कलह उजागर हुई है और पार्टी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकी है। उन्होंने ये भी कहा कि पहले करण महारा और अब गणेश गोदियाल भी कार्यकारिणी की गठन नहीं कर पाए हैं। वहीं कांग्रेस की ओर से शीशपाल सिंह बिष्ट ने पलटवार करते हुए कहा कि बैठक में संगठन को मजबूत करने और आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति पर गंभीर मंथन हुआ है और नई कार्यकारिणी का गठन जल्द ही किया जाएगा। बीजेपी द्वारा दिए जा रहे बयान को उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया। देखिए, कांग्रेस में जब कार्यकर्ता बचे होंगे तभी ना कहीं कार्यकारिणी का गठन होगा। वहां पे तो सभी अपने आप को नेता बनते हैं, सभी सुरमा भोपाली बनकर घूमते हैं। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी, करण महाराज जी के भी कार्यकाल में कार्यकारिणी का गठन नहीं हुआ तो और गढ़वाल के लाल जो अपने आप को कहते हैं, अपने आप में जो उत्तराखंड को बांटने का कार्य कर रहे हैं, क्योंकि उत्तराखंड तो गढ़वाल और कुमाऊं दोनों को ही लेकर मिला है, लेकिन वो स्पष्ट रूप से कहते हैं गढ़वाल के लाल, तो इससे साफ तात्पर्य होता है कि वो अपने आप में उत्तराखंड को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस में जब कार्यकर्ता बचे होंगे। देहरादून में देर शाम नशे में धुत कार चालक ने राहगीरों पर कार चढ़ा दी। इस दर्दनाक हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां उनका इलाज जारी है। तो आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है और कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि देहरादून में नशे में कार चालक का कहर देखने को मिला जहां कार चालक ने राहगीरों पर कार चढ़ा दी जिससे एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।